हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास होगी हम लोग का सीटेट पेपर 1 का जो प्रश्न पूछा गया था आपका 2023 में। कब पूछा गया था? आपका 1 फरवरी 2023 में जो आपका सीटेट पेपर 1 से ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्न को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 2023 में जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए लगातार 2011 से लेकर के आज हमारा होगा 2023 वर्ष 2023 का जो एग्ज़ाम में पूछा गया था प्रश्न आपका ईवीएस से, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपके लिए लगातार 2011 से लेकर के आज हमारा वर्ष 2023 में पूछा गया प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। हम आपके लिए लगातार 2011 से 2023 तक का सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, सही प्रश्न का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ करके सीटेट के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आप सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके भी सीटेट के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का प्रश्न से। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दिए जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। पहला कथन है बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना। दूसरा कथन है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और सदस्यों को अपने पीछे चलाना। तीसरा कथन है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। और चौथा ऑप्शन है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो उन्हें रुकने के लिए कहना। और पांचवा है कथन जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। तो एक ग्रुप लीडर के रूप में क्या जिम्मेवारी होगी? बताइए कौन सा कथन सत्य होगी? तो देखिए, एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना चाहिए। तो आपका कथन ए सही है। उसके बाद विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, यह एक अच्छे ग्रुप लीडर की क्या होता है? जिम्मेदारी होती है। उसके बाद जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, यह भी क्या है? आपका अच्छी लीडरशिप के लिए क्या है? जिम्मेदारी होती है अच्छे लीडर की। ठीक है, तो आपका कथन जो है ए, सी और ई आपका राइट कथन है। ए, सी और ई आपका राइट कथन होगा। आपका ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी निभाने के लिए सही कथन। ठीक है, तो ए, सी और ई आपका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन 2 में दिया हुआ। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने बच्चों। प्रश्न कहता है कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया हुआ है? 110 मीटर दिया हुआ है। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1.078 किलोमीटर। 1.078 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो जब आप गुना कीजिएगा 110 में 9.8 को, ठीक, 110
में 9.8 से गुना कीजिएगा तो ये निकलेगा आपका 1078, ठीक है। तो जब 1078 को भाग दीजिएगा आप 1000 से, 1000 से क्यों भाग दीजिएगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो जब 1000 से आप भाग देंगे तो ये निकलेगा कितना, 1.078 किलोमीटर होगी। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन को चुनना है। गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती है, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती है। तीसरा कथन है गोवा बंगाल की खाड़ी तथा तटवर्ती है जबकि पुडुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। चौथा कथन है पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। बताइए इसका राइट सही कथन क्या होगा। तो देखिए, पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, ठीक है। पुडुचेरी जो है आपका, पुडुचेरी जो आपके बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा जो है अरब सागर का तटवर्ती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यह सही कथन है कि पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। तो यह महिलाओं के विषयों से संबंधित होती है। लिंग संबंधित जो धारणा है ये आपका महिलाओं से संबंधित होती है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। यह महिलाओं के विषयों से संबंधित होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है। तो असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये सभी क्या है, तेल क्षेत्र है। तेल क्षेत्र है, ठीक है। ये सभी क्या है, आपका तेल क्षेत्र है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य जो है ना आपका तेल क्षेत्र वाला राज्य है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न नंबर 66 है कि घरों के विषयों में निम्नलिखित कथनों या वर्णों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। दूसरा कथन है हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा कथन है राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। चौथा कथन है श्रीनगर जो कि जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। सही कथन या वर्णन है उसको आपको चुनना है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लेह में जो है ना, लेह में जो मकान बने होते हैं वह 2 मंजिले मकान होते हैं, ठीक है। लेह में बने हुए मकान 2 मंजिले होते हैं और समतल छत के मकान लेह में जो घरें बने होते हैं 2 मंजिले मकान होते हैं और समतल छत के मकान होते हैं, ठीक है। और निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तु को रखा जाता है। लेह में जो मकान बने होते हैं उसकी विशेषता क्या है कि मकान 2 मंजिले होते हैं और छत जो है ना समतल होते हैं, ठीक है। और निचली मंजिल पर क्या होता है, जानवर को रखा जाता है और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। यह लेह की घर की विशेषता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतें वाली मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ये भी कथन आपका सही है। राजस्थान में जो घर होते हैं ना वो घर कैसा होता है, तो मिट्टी के बने होते हैं और छत जो होता है आपका कटीली झाड़ी से क्या होता है, बना होता है, ठीक है। तो राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाली मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा,
ऑप्शन आपका कथन जो दिया हुआ है, कथन आपका ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो ये कौन सी महिला थी आपका? तो ये महिला थी आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी आपका? कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने वेट लिफ्टर में क्या जीती थी? वेट लिफ्टर में क्या जीती थी आपका? कर्णम मल्लेश्वरी गोल्ड मेडल जीती थी। ठीक है, मेडल जीती थी। तो ये आपका कौन सा राइट आंसर होगा? आपका कर्णम मल्लेश्वरी होगी आपका राइट आंसर। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है आपके सामने। ब्रॉन्ज, जिसको कांसा कहते हैं, कांसा कहते हैं, के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं। दूसरा कथन है ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीली होती है। तीसरा कथन है ब्रॉन्ज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। और चौथा कथन है ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व यानी धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन को चुनना है। ठीक है, सही कथन को आपको बताना है। तो सही कथन आपका होगा कि ब्रॉन्ज का जो उपयोग जो है ये आपका आदिवासी लोग हजारों साल पहले से करते आ रहे हैं। तो आपका कथन ये सही है। उसके बाद अगला कथन है आपका ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाला तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपका डी भी आपका सही कथन है। तो सही कथन आपका ए और डी आपका राइट कथन है। तो जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। ये आपका परिवार के संदर्भ में कथन सही है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। तो यह ऋतु प्रवास कहलाता है। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। ऑप्शन आपका टू राइट आंसर होगा, ऋतु प्रवास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग स्लेटी, पंजे गुलाबी, गुटुर गु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? तो ये पक्षी आपका होगा कौन सा? कबूतर पक्षी होगी। कौन होगा आपका? कबूतर। कबूतर की जो रंग होता है ना, कबूतर की जो पंजे होता है गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, वो क्या करता है? गुटुर गु करता है। ठीक है, दिन भर क्या करता है? शोर मचाता है। और वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? घर में ही अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा पक्षी है? आपका कबूतर है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर होगा, कबूतर। ठीक है, क्या होगा? कबूतर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी शहर के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती है। किसी शहद के छत्ते में केवल
कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती है, पहला कथन। दूसरा है किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तीसरा कथन है छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। और चौथा कथन है नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती है और मादा मधुमक्खियाँ फूलों के शहद के लिए रस एकत्र करती है। इनमें से सही कथन कौन होगा आपका मधुमक्खी के बारे में? तो देखिए, मधुमक्खी के बारे में यदि कहा जाए तो किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खी होती है, तो ये कथन आपका ये सही है। उसके बाद किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी जो होती है ना, वो अंडे देने का कार्य करती है, तो आपका बी भी कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा सही होगा मधुमक्खी के बारे में? तो ऑप्शन आपका ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी के बारे में। तो ए और बी आपका राइट आंसर होगा मधुमक्खी के बारे में। ठीक है, उसके बाद सी कहता है, सी कथन है कि छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो सी भी आपका कथन सही है। तो आपका कथन ए, बी और सी आपका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है मधुमक्खी के बारे में? तो छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये कथन आपका गलत है। कथन क्या है आपका? गलत है, ये नहीं होता है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती है। नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती है और मादा मधुमक्खियाँ फूलों के शहद के लिए रस एकत्रित करती है। ये भी कथन आपका गलत है। तो आपका कौन कौन सा कथन सही है? ए और बी आपका सही है मधुमक्खी के बारे में, कि किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती है, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी का काम क्या है? अंडे देने की काम होती है। तो ऑप्शन आपका ए और बी आपका राइट आपका कथन है। तो ए और बी आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका एक में दिया हुआ है, ए और बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? खेल कूद का लक्ष्य नहीं है कौन सा? तो जीतना या क्या है खेल कूद का लक्ष्य नहीं होता। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है आपका 2.7%। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा 2.7%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि बीज तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? तो बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र जो है ये आपका लौकी सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं। लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है, लौकी की सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं आपका बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा लौकी। सूखी लौकी से क्या बनाए जाते हैं? बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र को बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका एक हो जाएगा राइट आंसर लौकी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न के सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। तो सीखने के लिए आकलन के रूप में अवसर प्रदान करता है। आपका कथन है आत्म प्रतिबिंब, दूसरा कथन है सहकर्मी आकलन, तीसरा कथन है योगात्मक आकलन और चौथा कथन रचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो कौन सा कथन सही होगा? तो सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है, ये आपका आत्म प्रतिबिंब, ये सही कथन है। दूसरा सहकर्मी आकलन, ये भी कथन सही है। और चौथा आपका रचनात्मक प्रतिपुष्टि, ये आपका क्या सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। तो आपका कथन ए, बी और डी आपका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन आपका 2 में दिया। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न की कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ होने चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, पड़ोस और बड़े पैमानों पर समुदाय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है कि एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह है, तो यह आपका पोर्टफोलियो। क्या है आपका पोर्टफोलियो? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, पोर्टफोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है कि ईवीएस के एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। इसलिए ईवीएस के सब्जेक्ट को क्या है, एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से क्या होता है, अंतर्दृष्टि होती है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है कि ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? तो ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण। ठीक है, क्या होगा आपका? पर्यावरण इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यह ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में सबसे प्रमुख माध्यम होती है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तर्क है आपका, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के सबसे क्या है, उपयुक्त तर्क है। तो ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबद्ध करने में क्या करेगी, मदद करेगी। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबद्ध करने में मदद मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है कि नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? तो जयंती कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग कर रही है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। और उसके बाद अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग कर रही है। कौन? आपका जयंती। ऑप्शन आपका डी सही है। तो ऑप्शन आपका बी और डी सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है, बी और डी कथन। तो आपका ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, फिर से प्रश्न को एक बार और फिर से दोबारा पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कर रहा था कि मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है कि नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूं तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती है। जयंती क्या कर रही है? तो जयंती जो है कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग कर रही है और अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन आपका कथन बी और डी आपका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है।
कबीर कहता है नहीं यह तेल में तली पूरी जैसा होता है। रणबीर कहता है नहीं तुम दोनों गलत हो। यह दोनों मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। यह तो मैंने नहीं तुम दोनों गलत हो। यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या जो है आपका संज्ञानात्मक विकास को सूचित करता है। क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास को सूचित करता है। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से क्या करता है? परिभाषित करता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो अनुभवजन्य, ठीक है। अब अनुभवजन्य जो है ये आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को उपयुक्त रूप से क्या करता है? आपका परिभाषित करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, अनुभवजन्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपनी टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो अनुकूलित प्रतिक्रिया, ठीक है। क्या होगा? अनुकूलित प्रक्रिया। यानी जया जो है मिठाई को देखते ही उसके मुंह में क्या हुआ? पानी आ गई। तो क्या हुआ? वह अपने में क्या कर लिया? अनुकूलित कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, अनुकूलित प्रक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों की पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधे की परी में दीदी के खेल बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल की आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधे की विशेषताओं से अवगत कराना। आपका कथन आपका क्या होगा? कथन आपका बी सही होगा। बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से क्या कराना? अवगत कराना। उसके बाद बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, ठीक है। ऑप्शन आपका कथन आपका सी भी सही है। तो आपका बी और सी आपका सही कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका 2 में दिया हुआ। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधे की विशेषता से अवगत कराना चाहिए और बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना विकास करना, ठीक है। ऑप्शन आपका बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका 2 में दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के सही कथन या कथनों को चुनिए। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। दूसरा कथन है कि कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। तीसरा कथन है कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। और चौथा कथन है ईवीएस वह विषय है जो केवल 4 और 5 कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। सही कथन को चुनिए।
तो सही कथन होगा आपका केवल बी होगा। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। यानी कक्षा 1 और 2 में क्या है आपका ईवीएस की पाठ्यपुस्तक नहीं निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी आपका बी कथन सही होगा आपका कि 1 और 2 के लिए कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि वे विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। यानी कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस की पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कथन आपका क्या होगा, कथन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न, कक्षा कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में प्रारंभ होता है। तो ये होता है कक्षा 3 में प्रारंभ होती है। कक्षा कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ होता है, तो कक्षा 3 में आरंभ होती है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर कक्षा 3। और ये आपका लास्ट प्रश्न है आपका ईवीएस का। प्रश्न के विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बुझते हुए सम्मिलित किया गया है जिससे कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। तो कथन ये सही है। ठीक है, कथन ये क्या है, सही है। उसके बाद दूसरा कथन है कि वो उन्हें एक समग्र एवं समकालिक वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। ये भी कथन सही है। उसके बाद है उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, यानी ऑप्शन आपका कथन सी भी सही है। तो ए, बी और सी आपका सही कथन है। आपका परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते हुए सम्मिलित किया जाना, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। ठीक है, और दूसरा कथन है कि उन्हें एक समग्र एवं समकालिक वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। ये भी आपका कथन सही है। और तीसरा कथन है उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। ठीक है, तो विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बुझते हुए सम्मिलित करना, ये सभी क्या है, इसका सही कथन है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी इसका राइट कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ए, बी और सी। तो दोस्तों इस तरह से आपका 1 फरवरी 2023 को ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी इससे हो जाए और वो भी अपना सीटेट के एग्ज़ाम पास कर सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।